हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉरेन रिसोर्सेज, मतलब कि जो भारतीय संविधान है इसको बनाने में जो विदेशी स्रोतों का इस्तेमाल किया गया है उनके बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका कहना था कि जो विदेशी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनमें जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे थॉट्स हैं, अच्छे विचार हैं, उन पे किसी भी देश का पेटेंट नहीं है। तो अगर अच्छे विचार हैं तो वो हम अपने संविधान में भी ले सकते हैं। इसीलिए हमने जितने भी देश जिनको हमने पूरा रिव्यू किया, ठीक से देखा, रिटर्न जितने भी थे या नॉन रिटर्न भी थे, उन सबको देखा, उनमें से जितने अच्छे थॉट्स मिले जो हमें अपने संविधान में लेने चाहिए थे वो हमने अपने अकॉर्डिंगली अडॉप्ट किए। तो मेनली हम आज 10 देशों की बात करेंगे जिनसे हमने अच्छी अच्छी चीज़ें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करी हैं, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो उनको हम पूरा पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर हम बात करेंगे ब्रिटेन की। तो जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उससे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935, तो मोस्टली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो इसी से लिया गया है। लेकिन इसके अलावा जो इसके बाद 1935 जो अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम, इसके बाद जो चीज़ें और एड ऑन करी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर बात करते हैं हम ब्रिटेन की। यहाँ से हमने क्या इंपॉर्टेंट चीज़ ली? सबसे पहले नंबर बात करेंगे हम सिंगल सिटीजनशिप, जिसका मतलब है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मीनिंग होता है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप किसी और देश के नागरिक नहीं हो सकते। यहाँ के सिटीजन है तो किसी और दूसरे कंट्री के सिटीजन नहीं रह सकते, आपको उसकी सिटीजनशिप पहले छोड़नी पड़ेगी, इसके बाद ही आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो पूरा सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रावधान है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। दूसरा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, की जो भारत की जो सरकार है, भारत सरकार है, उसका जो संसदीय प्रणाली है, राज्यसभा लोकसभा इन दोनों से मिलकर पूरा संसद बना है, तो जो संसदीय प्रणाली है उसका प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मीनिंग है विधि का शासन, कि यहाँ पे जो है किसी राजा की या किसी पर्टिकुलर एक पर्सन की नहीं चलेगी, बल्कि कानून का जो है पूरा का पूरा शासन रहेगा। तो विधि का शासन रहेगा, मतलब कानून को फॉलो हर एक व्यक्ति को करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो लॉ मेकिंग प्रोसीजर। लॉ मेकिंग प्रोसीजर का मतलब है कि जो कानून है उसको बनाने की जो प्रक्रिया है, कि सबसे पहले नंबर कोई भी राज्य के स्तर पे बने चाहे केंद्रीय स्तर पे बने, कोई भी एमएलए है, एमपी है, तो वो पहले जो भी आपको कानून बनाना है वो लोकसभा या राज्यसभा में आपको पेश करना पड़ेगा। फिर एक जो राज्यसभा है या लोकसभा है उससे वो पारित होगा, इसके बाद वो दूसरे सदन में जाएगा, वहां से पारित होगा, फिर राष्ट्रपति के उस पर सिग्नेचर होंगे, इसके बाद ही कोई भी नियम या कोई भी लॉ या कानून बनाया जा सकता है। तो ये जो प्रोसीजर है ये फॉलो करना ही पड़ेगा। ये जो प्रोसेस है वो भी हमने कहाँ से लिए? ब्रिटेन से लिए। जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो जुडिशियल रिट्स के बारे में है, कि जो न्यायिक रिट हैं वो भी जारी की जा सकती हैं। ये प्रावधान भी कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। तो इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो है सिंगल सिटीजनशिप पे से, कि ये जो प्रावधान है वो कौन से देश से लिया गया है, जो कि हमारा ब्रिटेन। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कंट्री जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या शॉर्ट में कहें तो यूएसए। यहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें ली? सबसे पहले नंबर आइडिया ऑफ प्रियम्बल, मतलब कि जो प्रस्तावना हमारे संविधान की, तो जो प्रस्तावना का विचार है कि हमारे संविधान में सबसे पहले हमें क्या लगानी चाहिए? उसकी प्रस्तावना, जो कि ये डिफाइन करे कि जो संविधान है वो किस लिए बनाया गया है, क्या इसके विचार हैं, हमें करना क्या है कुल मिला के इसमें। तो जो इसका आइडिया है, अच्छा लिखी कैसे गई है, इसकी लैंग्वेज कैसी होगी, उसकी बात नहीं हो रही, सिर्फ आइडिया की प्रियम्बल होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। सिर्फ और सिर्फ इतना आइडिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में माने जाते हैं, कि फंडामेंटल राइट्स मतलब कि जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है वो कौन से देश से लिया गया है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है, जो कि लिया गया है यूएसए से। नेक्स्ट है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। आप सभी को पता ही होगा कि जो यूएसए है उसमें जो सुप्रीम है एक तरीके से लीडर, वो प्रेसिडेंट होते हैं। तो भारत में प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन एक तरीके से कार्यकारी जो प्रणाली है उसमें तो प्रधानमंत्री का ही पूरा का पूरा रोल होता है। लेकिन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंट भी होने चाहिए, जो जनता द्वारा चुने जाने चाहिए। भले वो डायरेक्ट नहीं चुने जा रहे, प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जा रहे, लेकिन जनता का कहीं ना कहीं योगदान उसमें होता है। तो जो प्रेसिडेंट है इनका इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन के बेसिस पे प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करना चाहिए। ये प्रावधान भी यूएसए से लिया गया है।
नेक्स्ट है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ द जजेस। जो प्रेसिडेंट निर्वाचित हुए हैं, चुने गए हैं, उनका रिमूवल, जिसको हम कहते हैं इम्पीचमेंट, तो इसका आइडिया भी कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया। कुल मिला के प्रेसिडेंट बनाना है और उनको हटाने का जो प्रोसेस है, जैसे बोलते हैं हम इम्पीचमेंट, वो भी यूएसए से ही लिया गया है। इसके बाद आता है जुडिशियल रिव्यू। जैसे कोई भी कानून अगर बन जाता है या बनने की प्रोसेस में रहता है और उसका कोई ज़्यादा विरोध होता है, तो उसका जो रिव्यू करने का अधिकार किसको रहेगा? जजेस को रहेगा, कि एक बार चेक कर लें कहीं कोई मौलिक अधिकार या कोई भी जो फंडामेंटल चीज़ें हैं कानून की या फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन की, कहीं उनका विरोध तो नहीं हो रहा, कहीं उनका उल्लंघन तो नहीं हो रहा, तो उसके लिए जुडिशियल रिव्यू लिया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर जुडिशरी की जो न्यायिक प्रणाली है, मतलब कहें सुप्रीम कोर्ट कहें या न्याय, कुल मिला के किसकी बात करें, तो ये सुप्रीमेसी का मीनिंग है ये इंडिपेंडेंट रहेंगे, ये किसी सरकार के दबाव में काम नहीं करेंगे, स्वतंत्र होकर काम करेंगे। ये आइडिया भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया। नेक्स्ट चीज़ है फाइनेंशियल इमरजेंसी। इमरजेंसी का जो पूरा का पूरा टॉपिक है, या इमरजेंसी में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या चीज़ें हट जाएंगी क्या लागू रहेंगी, वो तो किसी दूसरे कंट्री से लिया गया, जर्मनी से। लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी भी अलग अलग टाइप की होती हैं, कि कहीं कोई युद्ध के माहौल बन गए हैं, बाहरी देशों से आक्रमण हो गया है, या इंटरनल कोई रिवेलियन हो गया है, वो चीज़ें यूएसए से नहीं ली गई हैं। सिर्फ फाइनेंशियली, इसका मतलब है वित्तीय मतलब पैसा जो है देश में अगर कम हो गया है, कहीं से कुछ लोन लेने पड़ रहे हैं, देश में पैसे की या फिर कहें आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो उसमें भी इमरजेंसी लागू की जा सकती है। ये आइडिया भी यूएसए से लिया गया है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट और फंडामेंटल राइट्स, उनका इम्पीचमेंट, इस पे से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो दूसरी कंट्री कंप्लीट होने के बाद हम चलते हैं तीसरे पे, जो कि है आयरलैंड। आयरलैंड से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ बनती है वो बनती है डीपीएसपी से। अब डीपीएसपी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व का मतलब ये होता है कि कोई भी राज्य है जिसमें कानून व्यवस्था है, पूरी तरीके से उसमें शासन जो सरकार का चल रहा है, तो उसके कुछ उद्देश्य होंगे ना, कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी पॉलिसी कैसी रहनी चाहिए। जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो होते हैं, इसका मीनिंग ये है कि नीति निर्देशक का मतलब कि नीति तो करेंगे आप, उसके लिए क्या निर्देश जारी किया, आप पूरे फॉलो करें या ना करें, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमें क्या अमीर और गरीब दोनों के बीच में समानताएं बना के रखनी है, कि पैसे का जो एक तरीके से प्रसार हो रहा है, या पैसे का जो फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ मनी है, वो मेंटेन रहे। ऐसा नहीं कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर बहुत अमीर होता जा रहा है, तो गैप मेंटेन करना है। इसीलिए बहुत सारी जनता के भले में कुछ स्कीम्स लाई जाती हैं, कि फ्री, कहीं राशन है तो कहीं बिजली है तो कहीं कुछ है, ऐसी स्कीम्स फिर गवर्नमेंट उस हिसाब से लेकर आती है। या शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सब चीज़ों के लिए वर्क करती है। तो वो जो चीज़ें हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आती हैं। ये किसी का मौलिक अधिकार नहीं होता, बस ये है कि हमें देश के लिए, भले के लिए या गरीब जनता के लिए काम करना है, तो वो माने जाते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो ये जो पॉइंट है वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ये सिर्फ ये बताते हैं कि हम, हमारे देश में जो सरकार चल रही है उसके उद्देश्य क्या है, उसे करना क्या है, फिर उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वो जो भी नीति लेकर आ रहे हूँ। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है कि राज्य के लिए जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका जो प्रावधान है वो हमने किस देश से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया है या हमने लिया है। तो आयरलैंड इसमें हम याद रखेंगे। सेकेंड चीज़ है, देखो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, ये चीज़ तो यूएसए से लाई गई कि प्रेसिडेंट होने चाहिए और उनका इलेक्शन होगा। इलेक्शन के बाद, ऐसा नहीं कि कोई राजा महाराजा की तरह की जो राजा थे, नेक्स्ट राजा का जो बेटा होगा वही राजा बनेगा, वो तो मोनार्कीज में ऐसा होता है। लेकिन हम तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया हैं, मतलब गणतंत्र हैं, जनता के द्वारा चुने जाएंगे जो भी चीज़ें हैं। तो इलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी? जैसे यूएसए से आपने प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो ले लेके ठीक है हम प्रेसिडेंट बनाएंगे और इलेक्शन करने के बाद बनाएंगे, लेकिन प्रोसेस तो यूएसए में जो प्रोसेस है वो डायरेक्ट चलती है, डायरेक्ट जनता वोट करती है अपने प्रेसिडेंट के लिए। इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में ये सब चीज़ें एक तरीके से लोकसभा के कैंडिडेट या एमएलए एमपीज के लिए तो जनता डायरेक्ट वोट करती है, और फिर जो एमपी एमएलएज होते हैं वो अपना प्रधानमंत्री या राज्य की बात करें तो मुख्यमंत्री चुनते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट की जो चुनावी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए कि जनता वोट डायरेक्टली नहीं करती है। इलेक्शन जो होते हैं तो जो प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते जैसे कि यूएसए में होते हैं, इसलिए हमने वहाँ की प्रोसेस नहीं ली है। वहाँ से सिर्फ हमने आइडिया लिया कि हाँ एक अपने प्रेसिडेंट होने चाहिए और उनका चुनाव भी होना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट नहीं होता। हम चुनते हैं एमएलएस को, एमपीस को, एमएलसीज को, और उनके थ्रू, उनके द्वारा
प्रेसिडेंट को चुना जाता है। तो जो इलेक्शन प्रोसेस है प्रेसिडेंट की, ये जो आइडिया है ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। एक और चीज़, आयरलैंड से ना इंपॉर्टेंटली प्रेसिडेंट के बारे में ज़्यादा बात होती है। याद रखना है कि यूएसए से हमने क्या लिया है? सिर्फ और सिर्फ कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, इलेक्शन करके ही प्रेसिडेंट आएंगे। लेकिन आयरलैंड से क्या लिया गया? इलेक्शन प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, और जो प्रेसिडेंट हैं उनके कुछ अधिकार या हम कहें कुछ उनकी शक्तियों के बारे में बताया गया, जिसमें सबसे पहले आता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है इसमें, कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा में जो 12 मेंबर्स होंगे, एमपीज होंगे, वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं या अपॉइंट किए जा सकते हैं। इसमें फील्ड्स होती, कला के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में जिसने भी बहुत अच्छा काम किया होता है, उनको जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्ट अपॉइंट करते हैं कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं राज्यसभा में। नेक्स्ट जो है, जितने भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे, अवार्ड्स दिए जाएंगे, ऑनर्स दिए जाएंगे, वो सारे के सारे प्रेसिडेंट के द्वारा दिए जाएंगे। सारे द प्रेसिडेंट जो हैं हमारे, अवार्ड्स जो ऑनर्स हैं वो सारे के सारे प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति के द्वारा ही अवार्ड्स, पुरस्कार या हम कहें नेशनल जितने भी अवार्ड्स रहेंगे वो सारे के सारे प्रेसिडेंट के थ्रू ही दिए जाएंगे। तो कुल मिला के हमें इतना याद रखना है कि इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट का, रिमूवल जिसे हम कहते हैं इम्पीचमेंट, महाभियोग, वो हमने यूएसए से लिया है। इसके अलावा प्रेसिडेंट के इलेक्शन की जो प्रोसेस है, इनडायरेक्ट प्रोसेस जो होती है, वो हमने आयरलैंड से ली है। 12 मेंबर्स का चुनाव होगा या 12 मेंबर्स को डायरेक्टली प्रेसिडेंट मनोनीत करेंगे, ये आइडिया आयरलैंड से लिया है। और जितने भी नेशनल अवार्ड्स हैं, ऑनर्स हैं, वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही दिए जाएंगे, ये आइडिया भी कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। नाउ बढ़ते हैं आगे, कनाडा की तरफ चलते हैं। तो कनाडा से हमने क्या लिया है? आइडिया ऑफ रिपब्लिक स्टेट। रिपब्लिक स्टेट का क्या मतलब है कि जो भारत देश है वो मोनार्की नहीं है। मोनार्की का मीनिंग कि ऐसा नहीं होगा कि वंशानुगत हम अपना शासक चुनेंगे, कि पहले जो भी प्रधानमंत्री थे अब उनका बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा, या जो प्रेसिडेंट थे उनका जो भी बेटा है, बेटी जो भी है, वो प्रेसिडेंट बनेंगे। ये नहीं चलता है। मतलब वंशानुगत जो शासक है वो नहीं चुने जाएंगे, बल्कि जनता द्वारा, जनता के लिए ही अपना शासक चुना जाएगा। इसका मीनिंग रिपब्लिक ऑफ इंडिया, या हम कह सकते हैं गणतंत्र राज्य है भारत। ये जो आइडिया है वो भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। गणतंत्र राज्य होने का जो आइडिया है वो कनाडा से लिया गया। अगर हम बात करें इंडिया के ऑफिशियल नेम की, तो ऑफिशियल नेम है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो कुल मिला के यही कहना चाहते हैं, गणतंत्र मतलब जनता द्वारा चुने गए शासक को यहाँ पे लिया गया है कि जो भारत है वो गणतंत्र है। ऐसा नहीं है कि वंशानुगत हम अपने शासक को चुन रहे हैं। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल। राज्यपाल की जो नियुक्ति होगी उसका आइडिया भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। जैसे कि केंद्र सरकार में देखें कि जो पोजीशन पे राष्ट्रपति होते हैं, वैसे अगर हम राज्य सरकार में देखें तो राज्यपाल का रोल होता है। तो केंद्र में जो रोल राष्ट्रपति का है वही राज्य में राज्यपाल का है। तो राज्यपाल भी होंगे स्टेट्स में, ये आइडिया भी कनाडा से लिया गया। तो इसमें से 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो कि इसमें कवर कर ली हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम फ्रांस की तरफ। फ्रांस से जो हमने सबसे पहले जो चीज़ ली है वो क्या है? आइडिया ऑफ रिपब्लिक स्टेट। और नेक्स्ट जो है वो आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये 3 चीज़ें याद रखनी है हमें कि सबसे पहले नंबर फ्रांस से हमने क्या लिया है? रिपब्लिक स्टेट होने का। और दूसरा है आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, मतलब बंधुता, समानता और एक तरीके से आज़ादी, या जिसे कहते हैं हम आज़ादी का ही एक वर्ड हो जाता है लिबर्टी। तो ये जो आइडिया है वो भी कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। पहले स्टार्टिंग में ऐड नहीं था ये, लेकिन बाद में से प्रियम्बल में भी इन टर्म्स को ऐड किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रशिया। अच्छा, उस टाइम पे रशिया अलग नहीं हुआ था, यूएसएसआर था। तो वहाँ से हमने आइडिया क्या लिया है? अच्छा, रशिया का ना एक ट्रिक बन सकती है, आर फॉर रशिया, और रशिया हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं एक तरीके से। इसी से हम याद कर सकते हैं कि अगर ट्रिक है एक तरीके से जो कि लॉजिकल भी हो सकती है कि रशिया हमारे दोस्त हैं, और अगर दोस्त रूठ जाएं तो हमें उन्हें मनाना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी बनती है। तो हम ड्यूटी से ही याद कर लेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ या मौलिक कर्तव्य। तो सबसे पहला जो आइडिया हमने रशिया से लिया वो क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़। जैसे मौलिक अधिकार हैं वैसे मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ से क्या लिया हमने? जस्टिस। कितने टाइप का? पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, मतलब राजनीतिक, दूसरा सामाजिक और तीसरा आर्थिक। 3 प्रकार का जस्टिस है जो पब्लिक को मिलना चाहिए। नेक्स्ट कंट्री की तरफ चलते हैं जो कि है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है हमने?
लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, याद रखना है कि प्रियम्बल का आइडिया यूएसए से लिया था, लेकिन उसकी लैंग्वेज किस तरीके की होगी, शुरुआत कैसे होगी, उसमें हमें अथॉरिटी किसको देनी है, कि कौन इस प्रियम्बल को लिख रहा है, कौन इसका पूरा एक तरीके से अथॉरिटी है, जिसमें हमने लिखा था कि वी द सिटीजन ऑफ इंडिया या वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक, जिसमें पूरी की पूरी अथॉरिटी भारतीय नागरिक को दी गई थी कि हम भारत के नागरिक हैं जो हम ऐसा ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं। तो इसकी जो भाषा है प्रियम्बल की वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, बाकी प्रियम्बल का जो आइडिया था वो यूएसए से लिया गया था। सेकेंड चीज, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, मतलब केंद्र और साथ ही साथ स्टेट मतलब कि राज्य, इनके बीच का जो रिलेशन है कि केंद्र थोड़ा मजबूत होगा और राज्य की शक्ति अगर हम केंद्र की तुलना में देखें तो वो थोड़ी कम होगी। तो ये जो एक तरीके से इनका रिलेशन है कि केंद्र कितना मजबूत है, उसके कितने अधिकार हैं, वो किन क्षेत्रों में डिसीजन ले सकते हैं और राज्य के कंट्रोल में कितनी चीजें आती हैं, वो कुल मिला के हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और नेक्स्ट चीज आती है ज्वाइंट सेशन बाय द प्रेसिडेंट। ज्वाइंट सेशन का मीनिंग है जैसे कि अलग से एक हाउस है लोकसभा, दूसरा हाउस है राज्यसभा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, तो इनका ज्वाइंट सेशन होता है जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा ज्वाइन किया जाता है। कि ज्वाइंट सेशन दोनों सभाएं तो हैं ही, साथ ही साथ प्रेसिडेंट भी उसमें शामिल होंगे। ये आइडिया भी कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ ट्रेड। रूल्स ऑफ ट्रेड का मतलब है कि जो उद्योग हैं या हम कहें उनकी ट्रेड के जो रूल्स हैं, नियम हैं उद्योग के, वो सारे के सारे इसमें से लिए गए हैं। नेक्स्ट है कॉनकरेंट लिस्ट। ये एक तरीके से ये दोनों सेम चीजें हो जाती हैं। केंद्र और राज्य के बीच में जो रिलेशन है वो एक तरीके से कॉनकरेंट लिस्ट के अंदर ही आता है। देखो अगर हम बात करें यूनियन की, तो यूनियन के जितने भी अधिकार क्षेत्र हैं वो पूरे यूनियन लिस्ट में बताए गए हैं। राज्य के जो भी अधिकार क्षेत्र हैं वो स्टेट लिस्ट में बताए गए हैं। लेकिन कॉनकरेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में ये बताया गया है कि ऐसे कितने विषय हैं जिन पे राज्य भी निर्णय ले सकते हैं और केंद्र भी निर्णय ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई टॉपिक है जिस पे राज्य नहीं समझ पा रहा है कि क्या लें, इस पर डिसीजन क्या होना चाहिए, तो वो केंद्र से सलाह ले सकते हो। केंद्र उस पर अगर कोई भी कानून बना देता है तो फिर राज्य का नहीं चलेगा, केंद्र का ही चलेगा। जैसे कि इसके समवर्ती सूची में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है शिक्षा। तो शिक्षा पे राज्य अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं, लेकिन मान लीजिए सेम टॉपिक पे कानून बना दिया गया है केंद्र के द्वारा, तो फिर केंद्र का ही लागू होगा, राज्य का नहीं चलेगा वहां पे। तो यही क्या हो गया, एक तरीके से रिलेशन हो गया, है ना। तो कॉनकरेंट लिस्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। अगर ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन बनेगा तो ज्यादातर कॉनकरेंट लिस्ट से बनता है, मतलब कि समवर्ती सूची से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जैसे कि मान लो समय के साथ चीज़ें चेंज होती हैं, जैसे कानून पहले बनाया गया किसी भी विषय पर, जैसे वोट डालने का अधिकार है, मान लो पहले ऐसा बनाया गया कि अच्छा सिर्फ पुरुष ही वोट देंगे, महिलाओं को अधिकार नहीं। लेकिन समय के साथ चीज़ें चेंज होंगी तो महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार मिलेगा। मान लीजिए कानून में लिखा है कि 21 साल के लोग ही वोट डाल सकते हैं, लेकिन समय की मांग है कि नहीं भाई 21 तो बहुत बड़ा होता है, 18 साल में भी एक व्यक्ति जो है वो समझदार हो जाता है, वो भी चुनाव में अपना पार्टिसिपेशन दे सकता है। तो समय की मांग है, लेकिन कानून में तो हमने 21 साल लिखा है, अभी क्या करें। तो समय की मांग है तो हम कानून को बदल भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जिसको कहते हैं हम एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में पहले हमने लॉ बनाए हैं और अगर अब वो वैलिड नहीं प्रूफ हो रहे हैं, ठीक समय के साथ नहीं चल रहे हैं, तो हम उनमें क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, है ना। नेक्स्ट है इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर। राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन कैसे हो, एक्चुअली में MLAs होते हैं एक तरीके से। तो कुछ कुछ राज्यों में, सभी राज्यों में ऐसा होता है कि सीट्स डिवाइड कर दी जाती है कि इतनी सीट राज्यसभा की राज्य में आती हैं। तो जो MLAs होते हैं उन्हीं में से चुन के वो लोग राज्यसभा में जाते हैं। तो इनका राज्यसभा का जो प्रोसीजर है इलेक्शन का, उसका आइडिया भी कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट है अपना जर्मनी। देखो जर्मनी की जब भी चीज़ें याद करनी हो ना, तो जर्मनी को याद करने से पहले आप हिटलर को याद कर लो। हिटलर पता ही है कैसा था, है ना, तानाशाह एक तरीके से। तो तानाशाह लोग इमरजेंसी में अच्छे से काम कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई अपने अधिकारों को मांगने वाला नहीं,
अच्छे से काम करो, बढ़िया, जो हमारा मन करे वो करो काम। तो हिटलर से आप कनेक्ट कर सकते हैं इमरजेंसी पावर की। इमरजेंसी में एक राष्ट्रपति के पास कितनी पावर्स होती हैं। कोई भी कानून पहले बनाना था तो लोकसभा में जाएंगे, राज्यसभा में जाएंगे, फिर प्रेसिडेंट के पास आएंगे। इमरजेंसी में ऐसा नहीं है। इमरजेंसी में सबसे पहले नंबर तो सस्पेंड हो जाते हैं फंडामेंटल राइट्स। कोई भी नागरिक अपने फंडामेंटल राइट लेके नहीं आ सकते, मुझे ये अधिकार है, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। इमरजेंसी की सिचुएशन में सारी की सारी पावर पहुंच जाती है प्रेसिडेंट के पास। और वो इमरजेंसी केसेस में, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स बचे नहीं, मौलिक कर्तव्य आ जाते हैं उस टाइम में, आपका अधिकार तो उस टाइम पर नल एंड वॉइड कर दिए, लेकिन कर्तव्य वहां पे रहते हैं कि आपका कर्तव्य है, आप ये चीजें करें। उस टाइम पे पूरी की पूरी पावर जो है वो राष्ट्रपति के पास आ जाती है कि फिर उन्हें लोकसभा राज्यसभा दरवाजा नहीं खटखटाना, कुछ भी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कोई निर्णय लेना है तो डायरेक्टली ले सकते हैं स्पीड से, क्योंकि टाइम उतना नहीं है। क्योंकि इमरजेंसी कब लग सकती है, या तो वित्तीय आपात है, पैसे कम पड़ रहे हैं देश में, या कोई दूसरे कंट्री ने युद्ध कर दिया है, या फिर इंटरनल कोई रिवेलियन हो गया कि भारत में जो जनता है आंतरिक ही कोई तरीके से, रिवेलियन मतलब कि कुछ भी दंगे फसाद हो गए हैं, कुछ ज़्यादा ही रिवेलियन मीन्स यही होता है कि कुछ ज़्यादा ही दंगे हो गए हैं, या फिर दंगे इतने भड़क गए हैं कि अब बहुत ही जान माल की हानि होने लगी है ना। तो उसको उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, इमरजेंसी लगा सकते हैं उस कंडीशन में। इमरजेंसी में जो गवर्नमेंट है वो ठीक से वर्क नहीं कर पाती, पूरी की पूरी पावर प्रेसिडेंट के पास चली जाती है। और प्रेसिडेंट, क्योंकि इमरजेंसी की सिचुएशन जो है वो अच्छी तो है नहीं है, विपरीत परिस्थितियों में इमरजेंसी लागू कर रहे हैं आप, तो ऐसे में हमें जल्दी डिसीजंस लेने हैं कि इस परिस्थिति में अब क्या किया जाए, इस परिस्थिति में अब क्या किया जाए। तो जो लॉ मेकिंग पूरी की पूरी जो प्रोसीजर था वो बहुत लंबा है, ऐसे में उस लंबे प्रोसेस को आप फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो इमरजेंसी में जो पावर्स हैं पूरी की पूरी प्रेसिडेंट के पास जाती है ताकि वो जल्दी डिसीजन ले सकें। ये आइडिया कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट जो है एंड लास्ट, जापान से क्या लिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मीनिंग है कुछ भी सिचुएशन आ जाए, किसी भी चीज़ का जो प्रोसेस जो लॉ द्वारा डिसाइड किया गया आपको उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जिसको सज़ा मिलनी है, तो पूरा प्रोसेस फॉलो ही करके मिलेगी कि अच्छा आपने पहले अरेस्ट ऐसे मन से नहीं कर लिया है, उसके लिए अरेस्ट वारंट जारी किया जाएगा, प्रूफ्स मिलेंगे तो ही केस आगे बढ़ेगा, और प्रूफ्स हैं उसके अगेंस्ट अच्छे खासे तो ही उसको जो भी लॉ में उसके हिसाब से सज़ा लिखी गई है कि ये हो सकता है तो ही वो फॉलो करके मिलेगा। आप इच्छा से नहीं कि हमारा मन कर रहा है, हमने देखा था इसे ऐसे ऐसे करते हो, चलो आज इसको फांसी पे लटका दो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो कोई भी अगर लॉ के द्वारा कोई प्रोसेस डिसाइड किया गया तो कोई भी पर्सन हो, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, उसको पूरा प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी जाके वो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, कुछ भी हो जाए। तो ये हुए हमारे 10 के 10 कंट्रीज जो कि हमने भारतीय संविधान में जिनके सोर्सेस को हमने लिया है, जिनके स्रोतों को हमने शामिल किया है, ताकि जो भारत का संविधान है वो ठीक बन सके, अच्छा बन सके। क्योंकि जितने भी देशों के संविधान थे उनसे हमने सिर्फ अच्छे विचारों को अडॉप्ट किया है, और ऐसे करके भारत का संविधान बनाया जो कि विश्व में सबसे बड़ा एक तरीके से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, लिखित में संविधान माना जाता है जो कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर द अटेंशन। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप वो बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।